हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए डेडिकेटेड रूप से तैयारी करवाई जा रही है और इस संदर्भ में जितने भी वीडियो जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे लगातार डाले जा रहे हैं, चाहे वो बिहार का करंट अफेयर हो या फिर बिहार से जो जिले के संबंधित तथ्य हैं वो, या फिर करंट अफेयर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सारे। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवाया जा रहा है जो आपके लिए आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इसमें अब तक कुल 26 टेस्टों का आयोजन करवाया जा चुका है, जिसका कि प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर डाल दिया गया है। अगर आपने पहले नहीं लगाया है तो जाके वहाँ से आप टेस्ट को लगा सकते हैं। आज हम टेस्ट सीरीज संख्या 27 लेकर आए हैं, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और इस तरह के प्रश्न की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी रहेगी, तो आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो चिमनी होती है उससे धुआं ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर की ओर निकलती है, तो वो किस सिद्धांत का पालन करती है? ऑप्शन है ए विकिरण, बी वाष्पीकरण, सी चालन और डी संवहन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा डी संवहन। तो संवहन विधि के कारण से क्या होता है कि चिमनी से धुआं ऊपर की ओर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक है, अर्थात निम्न में से कौन सा जो है वो हेरिडेटरी गुण को फॉलो करता है? ऑप्शन है ए जीन, बी डीएनए, सी राइबोसोमल आरएनए और डी आरएनए। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है ए जीन। तो अनुवांशिकी की अर्थात हेरिडिटरी की, जिसको आप जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन होती है। ठीक है, और इसी को अनुवांशिक रूप से महत्वपूर्ण अवयव कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए पूना, बी हैदराबाद, सी हासन और डी बेंगलुरु। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी हैदराबाद। तो नेशनल रिमोट, यहाँ पे सेंसिंग पढ़ेंगे आप, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है ए अग्नाशय में, बी आंत में, सी अमाशयिक रस में और डी लार में। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है सी अमाशयिक रस में। तो अमाशयिक रस में क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है ए द्रव्य और गैस, बी द्रव्य, सी ठोस और डी गैस। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी ठोस। तो आप लोग पता है कि आयोडीन की कमी से घेघा अर्थात थायराइड रोग हो जाती है और यह किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस रूप में पाया जाता है। और इसकी प्रचुर मात्रा किस रूप में किस में पाई जाती है? तो नमक में अर्थात NaCl में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कालाजार किसके कारण से होता है? आप लोग पता है कि कालाजार जो है वो रोग है एक प्रकार का, जिसमें कि बुखार की बहुतायत होती है। तो ये पूछता है आपसे कि किसके कारण से होता है? ऑप्शन है ए प्लाज्मोडियम, बी लिस्मानिया, सी ट्राइकोपाइथन और डी टीनिया कैपिटस। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी लिस्मानिया। तो लिस्मानिया के कारण से क्या होता है? कालाजार नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन है ए लाल रोशनी में, बी बैगनी रोशनी में, सी नीली रोशनी में और डी हरी रोशनी में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ए लाल रोशनी में। तो प्रकाश संश्लेषण जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है पौधों की, वो किस प्रकाश में अधिकतम होती है? तो लाल प्रकाश में अधिकतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? तो जो एंथ्रेक्स रोग होता है भेड़ में वो किस कारण से होता है? ऑप्शन है ए फंजाई, बी बैक्टीरिया, सी एल्गी और डी वायरस। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 8 का बी बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कारण से क्या होता है? जीवाणु के कारण से भेड़ में एंथ्रेक्स रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, थर्मल फ्लास्क की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए मार्कोनी, बी ग्राहम बेल, सी जेम्स डेवोर और डी JL बेयर्ड। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है सी जेम्स डेवोर। थर्मल फ्लास्क की खोज किसने की थी? जेम्स डेवोर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है ए सूट, बी ग्रेफाइट, सी चारकोल और डी ग्लिसरोल। तो इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी ग्रेफाइट। तो आप लोग पता है कि लेड में पेंसिल में जो होता है ब्लैक कलर का, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है और इसका उपयोग
लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन है ए 1752 ईस्वी, बी 1760 ईस्वी, सी 1761 ईस्वी और डी 1763 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी 1761 ईस्वी। आप लोग पता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में किसके इसके बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और इसी के बाद में क्या हुआ था कि मुगल शासन का भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो पाया था। तो पानीपत की कुल 3 लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें पहला लड़ाई तो 1526 में हुई थी, द्वितीय कब हुई थी 1556 में हुई थी और तृतीय कब हुई तो 1761 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस विलयन को पीएच के 7 मान से जो अधिक होता है। ऑप्शन है ए बफर विलयन, बी क्षारीय विलयन, सी अम्लीय विलयन और डी उदासीन विलयन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, 12 का पी क्षारीय विलयन। तो पीएच वैल्यू है, पीएच स्केल है जिसपे कि प्रकृति मापी जाती है किसी भी अम्ल की। तो अगर 7 से कम होता है कोई किसी विलयन का जो है प्रकृति मापा जाता है उसमें, तो अगर विलयन की प्रकृति 7 से कम है तो वो अम्लीय होगी, 7 है तो वो उदासीन होगी और 7 से अधिक होती है तो वो क्षारीय विलयन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जब दिन में पानी की साबुन फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर दिखती है, यह किस घटना के कारण से होता है। ऑप्शन है ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण और डी प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा डी प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के कारण से साबुन की जो फिल्म है वो दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होनी चाहिए। ऑप्शन है ए आरएच फैक्टर, बी सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, सी लाल कोशिकाओं की संख्या और डी दाता और प्राप्तकर्ता के वंश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए आरएच फैक्टर। ठीक है, तो आरएच फैक्टर के जो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं मतलब एक दूसरे में आदान प्रदान करते हैं तो उसमें न केवल रक्त के प्रकार को देखते हैं अर्थात न केवल ब्लड ग्रुप को देखते हैं बल्कि आरएच फैक्टर को भी देखते हैं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। आप लोग पता है कि ओ जो है होता है इसमें 2 तरह के ब्लड समूह 4 तरह के कुल ब्लड समूह होते हैं, ए बी ओ और ए बी। तो ए बी को क्या कहा जाता है, किस यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। और ओ को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लड से संबंधित इतने तथ्य को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। ऑप्शन है ए लौह अयस्क खनन, बी बांध, सी पक्षी अभ्यारण्य और डी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, 15 का ए लौह अयस्क खनन। तो पश्चिम सिंहभूम स्थित चिड़िया जो स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। सन 1634 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे द्वारा, बी जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा और डी अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। तो सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां नंबर प्रश्न। तेभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। ऑप्शन है ए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, बी किसान सभा के नेतृत्व में, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में और डी श्रमिक संघ के नेतृत्व में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी किसान सभा के नेतृत्व में। तो 1946 का तेभागा आंदोलन जो है वो किसके नेतृत्व में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किसके दौरान हुआ था, ऑप्शन है ए गदर आंदोलन के दौरान, बी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, सी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और डी होम रूल आंदोलन के दौरान। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा 18 का ए गदर आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19वां प्रश्न। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया था। ऑप्शन है ए मुंशी सूरजमल, बी राय रोशन लाल, सी बाबू गुरु प्रसाद सेन और डी कृष्ण भट्ट।
तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर आएगा सी, गुरु प्रसाद सेन। तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का प्रकाशन आरंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? ऑप्शन है ए राम मनोहर लोहिया, बी उषा मेहता, सी तित्तू पांडे और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर है डी जयप्रकाश नारायण। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण जेल से भागने के बाद नेपाल पहुंचे थे और नेपाल में उन्होंने बकरी के टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था और यहीं से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस नंबर प्रश्न, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए विनायक दामोदर सावरकर, इसको आप वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी सोहन सिंह और डी पीएन वापट, इसको आप वापट पढ़ेंगे। ऑप्शन है इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए वीडी सावरकर। तो सन 1905 और 6 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। यह कहाँ की गई थी? ऑप्शन है ए बंगाल में, बी अवध में, सी पंजाब में और डी बिहार में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी बिहार में। तो वर्ष 1904 में तत्कालीन देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी और ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति की गई थी। आप लोग पता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था और अगर 1904 की बात करें तो देवघर जो है उस समय में बिहार में ही स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने, बी 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने, सी 1870 ईस्वी में पंडिता रमाबाई रानडे ने और डी 1870 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इसका बी 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। वे कौन थे? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, सी सैयद हुसैन बिलग्रामी और डी सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 24 का डी सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इन दोनों को मिलाकर सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। ठीक है, और उसी विश्वविद्यालय को आज हम लोग यूजीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है ए केंद्रीय बजट 2005-06 में, बी केंद्रीय बजट 2006-07, सी केंद्रीय बजट 2008-09 और डी केंद्रीय बजट 2004-05। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 25 का ए केंद्रीय बजट 2005-06। तो भारत में 2005-06 से केंद्रीय बजट में जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई थी। जेंडर बजटिंग अर्थात कि बजट जो है वो जेंडर के लोगों के लिए जारी किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है ए एनएसएसओ, बी नीति आयोग, सी सीएसओ और डी प्रधानमंत्री कार्यालय। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सीएसओ। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? ऑप्शन है ए उत्पाद विधि, बी ह्रासमान लागत विधि, सी आय विधि और डी व्यय विधि। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी ह्रासमान लागत विधि। तो ये जो विधि है वो भारत में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गणना करने की विधि नहीं है। भारत में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 3 विधि से लागू मापते हैं, एक उत्पाद विधि, एक आय विधि और एक व्यय विधि। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है दोस्तों, तो एक भौगोलिक परिक्षेत्र में उस एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन का कुल मूल्य होता है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है ए सरकार की कटौती पर नियंत्रण करना,
बी सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, सी बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना और डी सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 28 का? इसका उत्तर आएगा सी बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, और इसी को भारतीय संविधान में कटौती प्रस्ताव के रूप से जानते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 जनवरी 1946। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 29 का? ए 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम अस्थायी बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और भारत के सबसे वयोवृद्ध नेता सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और आप बात करें कि संविधान सभा की प्रथम अस्थायी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें वर्ष 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? ऑप्शन है ए किशनगंज और मधेपुरा, बी सुपौल और सहरसा, सी सुपौल और मधेपुरा, डी किशनगंज और सहरसा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी किशनगंज और सहरसा। तो पूर्वी बिहार के जिले जो हैं किशनगंज और सहरसा, वे 2001 में और 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता की दर यहाँ पे उपस्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन है ए पश्चिम चंपारण, बी औरंगाबाद, सी रोहतास और डी भोजपुर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 31 का? सी रोहतास। तो बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र अवस्थित है। ठीक है, बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? ऑप्शन है ए मधुबनी और पूर्वी चंपारण, बी मधुबनी और दरभंगा, सी पूर्वी चंपारण और दरभंगा और डी पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 32 का? बी मधुबनी और दरभंगा। तो मधुबनी और दरभंगा बिहार के ऐसे जिले हैं जो मछली उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? ऑप्शन है ए थारपाकर, बी राठी, सी हल्लीकर और डी मेवाती। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी हल्लीकर। तो हल्लीकर जो है वो राजस्थान की मवेशी की नस्ल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है ए श्योक, बी झेलम, सी लिद्दर और डी चिनाब। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 34 का? सी लिद्दर। तो पहलगांव जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस जो है राज्य में स्थित है, जिसको आप JNPT के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ए गोवा, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी महाराष्ट्र। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस जिले में किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा बी राजस्थान। तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र से बहती हैं? ऑप्शन है ए स्पीति, बी लद्दाख, सी लाहौर और डी कारगिल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी लद्दाख। तो भारत में चंद्र और भागा जो है वो किस क्षेत्र से बहती हैं? तो लद्दाख के क्षेत्र से बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूरोप में पिरनीज पर्वत, ये पिरनीज है दोस्तों, इसको पिरनीज पढ़ेंगे आप। पिरनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन है ए स्पेन और फ्रांस, बी स्पेन और पुर्तगाल, सी फ्रांस और जर्मनी और डी जर्मनी और स्विट्जरलैंड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए स्पेन और फ्रांस। तो यूरोप में जो पिरनीज पर्वत है वो किस दो देशों को अलग करती हैं? तो स्पेन और फ्रांस को अलग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? ऑप्शन है ए सुपीरियर झील और मिशिगन झील, बी मिशिगन झील और ह्यूरोन झील, सी ह्यूरोन झील और ओंटारियो झील और डी ओंटारियो झील और इरी झील।
तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी, ओंटारियो झील और इरी झील। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो ओंटारियो और इरी झील के मध्य में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किन नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए गंगा घाटी, बी यमुना घाटी, सी नर्मदा घाटी और डी ताप्ती घाटी। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी नर्मदा घाटी। तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए अनिल कपूर, बी सोनू सूद, सी सोनू निगम और डी संजय कपूर। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी सोनू सूद। आप लोगों को पता है कि कोरोना के काल में सोनू सूद ने लोगों की काफ़ी सहायता की थी और इसी कारण से उनको भारत के मसीहा की उपाधि दी गई थी और उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसमें उन्होंने नाम दिया आई एम नो मसीहा। तो ये किसकी पुस्तक है? तो सोनू सूद की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से आरंभ होती है? ऑप्शन है ए मोतिहारी, बी अररिया, सी जोगबनी और डी पटना। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी ए मोतिहारी। तो मोतिहारी के अमेलगंज से नेपाल की प्रथम बहुउद्देशीय पेट्रोल पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है ए WTO, बी विश्व बैंक, सी IMF और डी UNDP। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी IMF। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है? IMF करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? ऑप्शन है ए म्यांमार, बी नेपाल, सी भूटान और डी बांग्लादेश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी भूटान। तो भूटान का जो है भारत के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी हीरा और डी कोयला। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 45 का ए तांबा। तो राजस्थान में जो खेतरी खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी झारखंड और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी उत्तराखंड। तो बीज बचाओ आंदोलन जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया था? उत्तराखंड में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए गोवा, बी श्रीनगर, सी उड़ीसा और डी महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए गोवा। तो सलीम अली चिड़िया अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? ऑप्शन है ए खरगोश, बी लोमड़ी, सी बकरी और डी भेड़। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, 48 का ए खरगोश। तो अंगोरा ऊन जो है वो किससे निकाला जाता है? खरगोश से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन बन गया? ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली और डी हैदराबाद। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, 49 का बी बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? ऑप्शन है ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी RBI और डी पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी नीति आयोग। तो हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडे पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो है ये टेस्ट सीरीज खत्म हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।